हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कला कुंभ के बारे में। कला कुंभ यानी कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो ग्रैंड सेलिब्रेशन अभी हुआ है और होने भी जा रहा है इस ईयर, आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्योंकि हम इसी के साथ साथ कल्चर के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हाल ही में ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ कोलैबोरेशन करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया कला कुंभ इम्पॉर्टेंट है। इसमें दो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इनके द्वारा दोनों के द्वारा मिलके ऑर्गेनाइज करवाया गया कला कुंभ। आर्टिस्ट वर्कशॉप रहती है फॉर पेंटिंग स्क्रोल्स इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टरल जनरल जो है NGMA यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, और साथ ही साथ वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं एमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ के, तो वो भी इसका पार्ट बने। तो मेजर थीम जो है इस वर्क की अनसंग हीरोज़ जो है, स्पेशली जो इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में जिनके द्वारा बेहतरीन रोल प्ले किया गया, तो उनको डेडिकेट किया गया ये कला कुंभ। NGMA जो है यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये रेस्पिरेटरी कल्चर इथोस है हमारी कंट्री का। चेंजिंग आर्ट फॉर्म्स जो यहाँ पे देखने को मिली है थ्रू लास्ट 150 ईयर्स की स्टार्टिंग से लेके अब तक जो जो चेंजेस आए हैं आर्ट्स में, ठीक है, आर्ट्स एंड कल्चर में, तो उसको रिकॉग्नाइज किया गया है फील्ड ऑफ विजुअल एंड प्लास्टिक आर्ट्स के कैटेगरी में भी लेके। तो हेडक्वार्टर्स अगर देखें तो NGMA की वो है न्यू दिल्ली में है। नोडल मिनिस्ट्री जो इसकी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओके, नंदलाल बोस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है, क्योंकि उन्हीं की ही एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पे ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी कला कुंभ जो है ऑर्गेनाइज करवाया गया, क्योंकि 3 दिसंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है लास्ट ईयर गई। तो नंदलाल बोस जो है ये बिहार के रहने वाले थे, यानी कि इनका जन्म जो हुआ बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में हुआ 3 दिसंबर 1882 को। नंदलाल बोस जो थे वन ऑफ द पायनर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट थे। ठीक है, यानी कि इनके द्वारा बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई गई थी। ठीक है, और यानी कि की फिगर थे ये कॉन्टेक्चुअल मॉडर्निज्म के। नंदलाल बोस जो थे ये अबिंद्रनाथ टैगोर के ग्रूम, यानी कि आप बोल सकते हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे। ठीक है, तो अबिंद्रनाथ टैगोर जो ये थे नेफ्यू थे रविंद्रनाथ टैगोर जी के, और एज वेल एज प्रिंसिपल आर्टिस्ट थे ये। स्पेशली क्रिएटर थे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 5 ईयर्स से टिल 1910 तक। एसोसिएशन की बात करें टैगोर फैमिली से रिलेटेड, मुराल जो पेंटिंग्स हैं अजंता केव्स में, वहाँ पे भी इनकी जो है पेंटिंग्स वहाँ पे दर्शाई गई हैं। मुराल पेंटिंग्स जो रहती हैं यानी कि दीवार के ऊपर जो पेंटिंग्स होती हैं। ठीक है, तो आइडलिज्म जो है नेशनलिस्टिक जो कॉन्सेंसनेस का कमिटमेंट टूवर्ड्स क्लासिकल एंड फोक आर्ट जो है वहाँ पे दर्शाई गई हैं। ठीक है, सिम्बॉलिज्म आप बोल सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो क्लासिकल वर्क इनके द्वारा काफ़ी अच्छा शानदार तरीके से किया गया है। पेंटिंग्स को लेके काफ़ी ज़्यादा ऐसे सीन वहाँ पे इनके द्वारा बनाए गए हैं। इंडियन मैथोलॉजीज, वुमेन एंड विलेज लाइफ के बारे में दर्शाया गया है इनकी पेंटिंग्स में। इनका जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा। ठीक है, बोस एक्सपेरिमेंट विद द फ्लैट ट्रीटमेंट ऑफ मुगल एंड राजस्थानी ट्रेडिशन जो है उस बेस पे भी इनके द्वारा पेंटिंग्स बनाई गई, और साथ ही साथ शेनो जापानीज स्टाइल और टेक्निक जो था इनके वर्क का वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था। अगर बात करें हमारे संविधान की, उसके ऊपर जो पेंटिंग की गई है, ठीक है, वो भी इनके द्वारा डिज़ाइन की गई। जो बोस थे, ठीक है, इनके द्वारा जो कला भावना थी इनकी, स्पेशली जो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एट रविंद्रनाथ टैगोर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ शांति निकेतन 1922 में जब ये ऑर्गेनाइज करवाई यूनिवर्सिटी जब बनी, तो इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी काम किया गया। ठीक है, कांग्रेस इंटरेस्टेड बोस यानी कि हमारी जो कांग्रेस थी, ठीक है, उनके द्वारा भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नंदलाल बोस की जो पेंटिंग्स थी वो भी वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पेंटिंग जो है नंदलाल बोस जी के द्वारा बनाई गई है। राम मनोहर बोस जो थे इनके डिसिपल थे। ठीक है,
तो डेकोरेटिंग एंड ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, तो इनके द्वारा डेकोरेट किया गया। नंदलाल जो बोस हैं, ठीक है, उनकी जब डेथ हुई 16 अप्रैल 1966 में हुई कोलकाता में, ठीक है, तो पहले कलकत्ता बोला जाता था। तो आज के टाइम में देखें तो मैनी क्रिटिक्स जो है कंसीडर किए जाते हैं इनकी पेंटिंग्स के द्वारा। तो इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न पेंटिंग आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है नारी शक्ति पुरस्कार 2021 के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके नॉमिनेशंस जो हैं वो शुरू हो गए हैं। तो नारी शक्ति पुरस्कार के लिए जो नॉमिनेशंस हैं वो ओपन कर दिए गए हैं 31 जनवरी 2022 तक। अभी जो ये इनिशिएटिव है ये स्टार्ट किया गया था 1999 में। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है स्पेशली वुमेंस के लिए हमारी कंट्री में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये नारी शक्ति पुरस्कार जो है उसको प्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो नारी शक्ति पुरस्कार जिसको दिया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। स्पेशली जो ओकेजन रहता है इंटरनेशनल वुमेंस डे के उपलक्ष्य पे, जो हम हर साल 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। अगर नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में बात करें तो इसके पुरस्कार के साथ साथ कैश अवार्ड दिया जाता है, यानी कि 2 लाख रुपये और सर्टिफिकेट दिया जाता है स्पेशली इंडिविजुअल को भी और इंस्टीट्यूशन को भी। नारी शक्ति पुरस्कार इंडिविजुअल को भी दिया जाता है, किसी इंस्टीट्यूशन को भी दिया जाता है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इनके द्वारा अनाउंस किए जाते हैं नेशनल लेवल पे ये अवार्ड्स। इंडिविजुअल को भी दिया जाता है, ग्रुप को दिया जाता है, एनजीओ को भी दिया जाता है, एक इंस्टीट्यूशन को भी ये दिया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अवार्ड की बात करें तो इस अवार्ड के चलते वुमेन को इनकरेज किया जाता है कि वो उसके डिसीजन मेकिंग रोल्स में वो पार्टिसिपेट करे, स्पेशली वुमेन्स की जो स्किल डेवलप हो सके ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स में। फैसिलिटेट यानी कि फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सके, बेसिक एमिनिटीज़ जो रहती है रूरल वुमेन्स के लिए, ठीक है, प्रमोट किया जा सके वुमेन्स को नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर में, जैसे कि साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर एंड कंस्क्रिप्टली, ठीक है। सिग्निफिकेंट वर्क जो है स्पेशली सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ, वेलनेस, एजुकेशन एंड लाइफ स्किल, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन को लेके इस पे भी फोकस किया जाता है इस अवार्ड के चलते। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा कमिटमेंट किया जाता है वुमेन्स को लेके कि जो पोजीशन है वुमेन की सोसाइटी में उसको बेहतरीन बनाना है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है यंग इंडियंस को, ताकि कंट्रीब्यूट जो रहता है वुमेन्स का वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है, बिल्डिंग सोसाइटी और नेशन में। अगर बात करें 2030 तक का हमारा टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी, कि हमने क्या करना है, जेंडर इक्वालिटी लेके आनी है, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 यही बात करता है। तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो पॉवर्टी को हटाना, ठीक है, गरीबी भूखमरी को ख़त्म करना, अच्छी हेल्थ एंड वेलबींग लेके आना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना जो गोल 4 बोलता है, जेंडर इक्वालिटी लेके आना यानी कि इन इक्वालिटी को एलिमिनेट करना, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ गोल 2 गोल 8 यहाँ पे बात करता है, ठीक है। लाइफ बिलो वाटर गोल 14, ठीक है, लाइफ ऑन अर्थ 15, क्लाइमेट चेंज जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, तो गोल 13 क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड पावर करना वुमेन को और गर्ल्स को, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जो है इसके बारे में बात करता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा अगर बात करें कि एलिजिबिलिटी यानी कि एलिजिबल कौन कौन है इस नारी शक्ति पुरस्कार को लेके, अगर गाइडलाइंस के हिसाब से देखें तो इंडिविजुअल जो है स्पेशली उसकी एटलीस्ट एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल ग्रुप एनजीओ को भी दिया जाता है ये, अगर किसी भी फील्ड में वो बेहतरीन वर्क करता है, यानी कि एटलीस्ट 5 ईयर्स तक वो उस काम को लेके चल रहा है, ठीक है। अगर बात करें इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। तो ग्लोबल डे है ये, सेलिब्रेट किया जाता है सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स जो किए गए हैं इस फील्ड में वुमेन के द्वारा। तो वुमेंस डे जो है ये फर्स्ट कब सेलिब्रेट किया गया, 1911 में किया गया बाय कैलरा जैटकिन, ठीक है, जो जर्मन की थी, ठीक है। तो इनके द्वारा सेलिब्रेट करने की यहाँ पे बात की, स्पेशली जब लेबर मूवमेंट आया था 1930 में सेलिब्रेशन जो है, ठीक है। तो 1913 में बोला गया कि 8 मार्च को हम हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करेंगे, बट 1975 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि हम 8 मार्च को
जो है वो इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली ही 14th राउंड कोप कमांडर लेवल की टॉक देखने को मिली है, जिसका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम देखने को मिला है। नहीं तो अदरवाइज़ आप देख ही सकते हैं कि नेगेटिव ही आउटकम्स देखने को मिलते हैं अगर इंडिया और चाइना की टॉक होती है, तो मीटिंग होती है कोई भी, ठीक है। मीटिंग का जो रिजल्ट देखने को मिला है, यहाँ पे जो एंगेजमेंट रही, ठीक है, गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग्स के बीच में रही, ठीक है। टू साइड्स एग्री रहे मीट अगेन, यानी कि बोला गया है कि हम फिर से मिलेंगे। अच्छी खासी मुलाकात यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में रही, ठीक है। तो नो ज्वाइंट स्टेटमेंट वॉज रिलीज्ड, टू साइड्स आर इशू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट ब्लेमिंग ईच अदर फॉर द सिचुएशन। लोकेशन जो रही हॉट स्प्रिंग एंड गोगरा पोस्ट की देखें तो हॉट स्प्रिंग जो है ये नॉर्थ में है, चैनमो रिवर, और गोगरा पोस्ट ईस्ट की बात करें तो, ठीक है, तो ये रिवर टेक्स हेयरपिन बेंड कमिंग साउथ ईस्ट फॉर गालवान वैली, ठीक है। ये जो अभी एरिया है हॉट स्प्रिंग का, ठीक है, तो ये एरिया जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है, ठीक है, हॉट स्प्रिंग वाला एरिया है। तो ये गालवान वैली वाला एरिया, यहाँ पे इनकी जो टॉक देखने को मिली, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है चाइना का स्टैंड ऑफ देखने को मिला गालवान वैली पे, ठीक है। तो कारा को राजा यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेशन, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें, एरिया जो है काराकोरम रेंज जो माउंटेन्स हैं, ये लाई करती है नॉर्थ पैंगोंग सो लेक और साउथ ईस्ट गालवान वैली के ऊपर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट की बात करें कि हॉट स्प्रिंग एंड गोगरा पोस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये लाई करती है कहाँ पे, कोंगा पास पे लाई करती है, और ये मेन पास है, वन ऑफ द मेन पास। अकॉर्डिंग टू चाइना अगर देखें तो चाइना बोलता है कि ये बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे इनकी मीटिंग देखने को मिलती है। इंडिया के द्वारा क्लेम किया जाता है कि ये इंटरनेशनल बाउंड्री है जो लाई करती है सिग्निफिकेंटली ईस्ट एंड इंक्लूडेड है एंटायर अक्साई चीन एरिया एज वेल, ठीक है। और साथ ही साथ अक्साई चीन वाला एरिया जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि चाइना के द्वारा ये क्लेम किया जाता है, ठीक है। तो हॉट स्प्रिंग एंड गोगरा पोस्ट जो है ये बाउंड्री है बिटवीन मोस्ट हिस्टोरिकली डिस्टर्ब जो प्रोविंस है जिंगजियांग वाला रीजन, तिब्बत वाला जो रीजन है ऑफ चाइना का, ठीक है। अगर पैंगोंग सो लेक की बात करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने मूवीज़ में भी देखी होगी, 3 इडियट की जो शूटिंग रही है यहाँ पे भी रही है, ठीक है। तो पैंगोंग सो लेक जो है ये लोकेटेड है कहाँ पे, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में, और जी ये सिचुएटेड है हाइट ऑफ एट ऑलमोस्ट 4350 मीटर, इज़ द वर्ल्ड हाइएस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी है ये। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हाइएस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, पैंगोंग सो लेक, ओके। तो 160 किलोमीटर की अगर बात करें, एक्सटेंडेड है, यानी कि इसकी जो लेंथ है 160 किलोमीटर है, 1/3 ऑफ दी पैंगोंग लेक लाई जो करती है इंडिया में, और अदर जो पार्ट है, ठीक है, इसका वो पार्ट जो लाई करता है वो चाइना में लाई करता है, ठीक है, अदर 2/3 पार्ट, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गालवान वैली की बात करें तो, ठीक है, यहाँ पे गालवान वैली है, यहाँ पे हॉट स्प्रिंग और गोगरा एरिया है, जहाँ पे इनका क्या हुआ, मीटिंग हुई यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, ठीक है। तो पैंगोंग लेक यहाँ पे है, ठीक है। तो ये अक्साई चीन वाला एरिया जो चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है, ठीक है। तो वैली जो है ये रेफर करती है, यहाँ पे लैंड आप देख सकते हैं, ठीक है, स्टीप माउंटेन्स हैं यहाँ पे, और गालवान जो रिवर है ये भी सिचुएटेड है। रिवर का सोर्स जो है ये कहाँ पे है, अक्साई चीन के हैं, ठीक है। चाइना साइड से अगर बात करें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखने को मिलता है, और ये फ्लो करती है ईस्ट टू दी लद्दाख क्लिप। शोंक रिवर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मीट करती है शोंक रिवर पे ऑन इंडियाज़ की जो LAC कह रही हूँ, LAC, ठीक है। तो LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे शोंक रिवर जो है मीट करती है। तो वैली जो है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है बिटवीन लद्दाख इन द वेस्ट एंड अक्साई चीन इन द ईस्ट। करंटली ये जो एरिया है ये कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, चाइना के द्वारा, और ये पार्ट किसका है, जिंगजियार उइघुर ऑटोनोमियस रीजन। आपने अगर आप फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, तो उइघुर जो कम्युनिटी है ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस कम्युनिटी है चाइना में, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है चाइना के द्वारा बहुत सारा जो है इनके ऊपर
चाइना के द्वारा बहुत ज़्यादा डिप्रेस किया जाता है उइघुर कम्युनिटी को, जो एक मुस्लिम डोमिनेटेड कम्युनिटी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं चैंग चैनमो रिवर के बारे में। चैंग चैनमो रिवर जो है ये रिवर है, ट्रिब्यूटरी है स्पेशली किसकी, शोंक रिवर की। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चैंग चैनमो रिवर, यहाँ पे शोंक रिवर है, सियाचिन वाला एरिया है यहाँ पे, और ये इंडस रिवर है। ठीक है, तो लोकेशन आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए माइंड में। ठीक है, कोंगा पास यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग वाली स्लाइड पे डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये चैंग चैनमो जो रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, शोंक रिवर की है, और ये पार्ट भी किसका है, इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है। सदर्न एज की बात करें ये डिस्ट्रीब्यूटेड है अक्साई चिन रीजन में। ठीक है, और साथ ही साथ नॉर्थ पैंगोंग लेक बेसिन में। सोर्स जो है चैंगमो का ये है लद्दाख पास में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। काराकोरम रेंज की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। काराकोरम रेंज जो है इसको कृष्णागिरी भी बोला जाता है, और ये सिचुएटेड है नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ट्रांस हिमालयन रेंजेस में। इंडियाज़ फ्रंटियर्स जो है विद अफगानिस्तान और चाइना एक्सटेंड है ये ईस्टवर्ड फ्रॉम दी पमीर अबाउट 800 किलोमीटर। रेंज जो है इसकी आप देख सकते हैं 5500 मीटर है, और उससे भी अबव मानी जाती है। अगर बात करें इस पीक के बारे में 8000 मीटर अबव है सी लेवल से। K2 यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट माउंटेन रेंज है जो क्लेम किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, तो सेकंड हाईएस्ट पीक है इन दी वर्ल्ड, और हाईएस्ट पीक है इंडियन यूनियन में, तो K2 याद रखिएगा। ठीक है, कंचनजंगा से भी पहले है, क्योंकि हम कंचनजंगा को इसलिए पहले मान लेते हैं क्योंकि वो तो इंडिया में है, तो K2 जो है ये पाक ऑक्युपाइड वाले एरिया में आ जाता है। ठीक है, तो लद्दाख प्लेटू जो है ये लाई करता है नॉर्थ ईस्ट और ऑफ द काराकोरम रेंज में। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, बात की जा रही थी इस एरिया के बारे में। ठीक है, जो गालवान वैली वगैरह है। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात की जा रही है, इंडिया के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है 40% स्पाइक ऑफ कोविड इन्फेक्शन ओवर अ वीक। ठीक है, तो बहुत सारे ओमाइक्रॉन के जो हैं केसेस बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो हैं जिन लोगों ने डोजेस नहीं लिए हैं तो प्लीज़ डोजेस जरूर लीजिए। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। जोकोविक कौन है ये, आई होप आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये टॉप टेनिस प्लेयर में से एक है। ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो ये सर्बिया प्लेयर हैं। तो हाल ही में न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इनके द्वारा डोजेस जो हैं वो कोविड की वैक्सीन वगैरह प्रॉपर नहीं लगवाई थी, तो इनको रोक लिया गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सर्बिनियन जो प्लेयर हैं, ठीक है, लीव्स ऑस्ट्रेलिया। तो नोवाक जोकोविक, रोजर फेडरर, राफेल नडाल ये टॉप टेनिस प्लेयर हैं इन दी वर्ल्ड। तो नोवाक जोकोविक सर्बिया से बिलोंग करते हैं। तो ग्रैंड स्लैम्स के बारे में आपको बता देती हूँ। ठीक है, जो अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन देखने को मिला है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ग्रैंड स्लैम जो है फर्स्ट स्टार्टिंग में जो रहता है वो है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, तो उसके बाद रहता है सेकंड, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन रहता है स्टार्टिंग में, टाइम पीरियड जो रहता है जनवरी मंथ में होता है, और ये हार्ड कोर्ट पे रहता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रेंच ओपन के बारे में है। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन मई से लेके जून तक ये खेला जाता है। ठीक है, और क्ले कोर्ट के ऊपर ये खेला जाता है। ओके, उसके बाद रहता है विंबलडन ओपन जो है ये जून और जुलाई के बिटवीन देखने को मिलती है इसकी गेम्स जो रहती हैं, और ये ग्रास कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। ठीक है, ग्रास कोर्ट याद रखिएगा। फोर्थ है यूएस ओपन जो लास्ट में खेला जाता है, ईयर के लास्ट में यूएस ओपन जो है वो खेला जाता है। अगस्त टू सितंबर में ये जो है गेम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, और ये हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपकी सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने डाउट्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।